सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। मुल्क की माशी तरक्की में इंडस्ट्रीज़ का बहुत ही अहम किरदार होता है और इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको मुराद दी जाए, उनके लिए रिफॉर्म्स किए जाएँ ताकि इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ के साथ साथ मुल्क की इकनॉमिक ग्रोथ भी मुमकिन हो सके। और इसी प्लानिंग के तहत अब हुकूमत ने भी कुछ एक्टिविटी शो की है और इंडस्ट्रियल पॉलिसी का फ्रेमवर्क तैयार किया है, जिसमें इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी प्राइस कम करना, इसके साथ साथ गैस और बिजली में क्रॉस सब्सिडी को ख़त्म करना भी शामिल है और फिर साथ साथ रेगुलेटरी रिफॉर्म्स भी की जाएंगी। इस नई पॉलिसी बनाने का जो मकसद है उसका सबसे अहम पॉइंट उसमें यह है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को राग़िब किया जा सके, सनतकारों को बेजा मुदाखलत से बचाया जा सके, जो मुख्तलिफ इदारे उनको जिस तरह तंग करते हैं वो सिलसिला रोका जा सके और तेज़ और मुसलसल इकनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाया जा सके। और इसीलिए हुकूमत ने टैक्स कवानीन में भी अब तब्दीली लाने का फैसला किया है। हुकूमती सतह पर क्या मामला तय पाएँ, इसकी भी तफसील आपके सामने ये हुआ है कि सनतकारों को नैब, FIA और FBR के बराह रास्त राब्ते से महफूज रखा जाएगा और इसी मकसद के लिए SECP एक्ट 1947 की दफ़ा A41 और B42 में एक अमेंडमेंट का फैसला किया गया है। अब इस तरमीम के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए ये लाजमी होगा कि वो किसी भी कार्रवाई से कबल SECP से इजाज़त लेंगे, बराह रास्त अब वो सनतकारों को तंग नहीं करेंगे। इस अमेंडमेंट के मुताबिक रेगुलेटेड इदारों, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंजेस हों, चाहे वो सेंट्रल डिपॉजिटरीज हों या फिर क्लियरिंग हाउसेज हों, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ हो, इंश्योरेंस कंपनीज़ हों या फिर ब्रोकर्स हों, इन तमाम के ख़िलाफ़ इंक्वायरी, तहकीकात या कार्रवाई बग़ैर SECP के रेफरेंस के किसी वफाकी या सूबाई तहकीकाती इदारे की तरफ से अब नहीं की जा सकेगी। और इसके अलावा अगर कोई मामला पहले ही SECP के सामने हो तो किसी भी दूसरे इदारे के पास उस पर कार्रवाई का इख्तियार नहीं होगा। अब इस अमेंडमेंट में गैर मुल्की सरमायाकारों, नाइकोप होल्डर्स को भी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा ताकि बैरूनी इदारों की जो मनमानी मुदाखलत है उससे बचाव किसी सूरत मुमकिन हो सके। अब एक तरफ ये कदम उठाया गया और दूसरी तरफ हुकूमत ने नए गैस कनेक्शंस पर जो पाबंदी आई थी उसको भी ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। अब इससे होगा क्या, ये भी सुन लीजिए। वज़ीर तवानाई अली परवेज़ मलिक और वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी के मुताबिक हुकूमत ने फैसला किया है कि आवाम को गैस के नए कनेक्शन फराहम किए जाएंगे और अब RLNG के कनेक्शन जारी होंगे। हुकूमत के मुताबिक RLNG LPG से सस्ती है, जबकि मकामी तौर पर गैस की दरियाफ्त के लिए बिडिंग का अमल भी जारी है। LPG एक महंगा तरीन फ्यूल है जिससे लोगों को सिलेंडर भरवाने में इस वक्त शदीद दुश्वारी उठानी पड़ती है क्योंकि कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा है। हुकूमत के मुताबिक RLNG इम्पोर्टेड LPG से 30 से 35% कम कीमत पर दस्तियाब होगी और कनेक्शन की घरों को फराहमी से बार बार गैस भरवाने की जो अजियत आवाम को उठानी पड़ती है उससे भी उन्हें निजात मिल सकेगी। अभी दोनों इकदाम ओवरऑल कितने बेहतर साबित हो सकते हैं इंडस्ट्री के लिए और डोमेस्टिक कंज्यूमर से हम बात करेंगे। डॉक्टर शुजात फारूक साहब चीफ ऑफ रिसर्च हैं, पाइट के हमारे साथ मौजूद हैं। तो अब डॉक्टर साहब, ये जो फैसला किया गया है कि अब SECP दरमियान में एक ढाल बनने जा रहा है और बिज़नेस कम्युनिटी को वो जो कंपनीज़ हैं, जो इंडस्ट्री है हमारी, अब उनको वो सपोर्ट करेगा और उनको वो थोड़ा सा उनके केयर टेकर के तौर पर भी अब सामने आएगा। तो ये कैसा इस वक्त आपको ये फैसला लग रहा है हुकूमत का? इससे हमारी बिजनेस एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ सकेगी, हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो सकेगा? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, हमारे पास लॉ भी बहुत से हैं, हमने बहुत से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पहले भी बनाए हैं, मेयर्स भी लिए हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो इम्प्लीमेंटेशन है। तो अगर हम लेट्स से बीच में इस तरह के इदारों को ले भी आएंगे तो अगेन इन्फोर्समेंट मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा चैलेंज पाकिस्तान में था, पाकिस्तान में है और शायद पाकिस्तान में ये चैलेंज रहेगा। तो जो मेरी अर्ज़ है कि देखिए, हमें अपने इकोनॉमिक प्रोसेसेस को डिजिटाइज करना है। आप टैक्सेशन को देख लें तो टैक्सेशन के अंदर बहुत से डेवलपमेंट पार्टनर्स आए, डोनर्स आए, उन्होंने बहुत से डिजिटल रिफॉर्म्स की, लेकिन आज तक हम उस डिजिटल रिफॉर्म्स का कोई बहुत बड़ा इम्पेक्ट टैक्स कलेक्शन पे नहीं देख पा रहे। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखेंगे तो शायद 3 मिलियन बिजनेस फर्म्स रजिस्टर्ड हैं और जो GST पे कर रही हैं वो शायद उनमें 2 लाख भी नहीं होगी। तो देखें, हमें ये जितना इसको ह्यूमन इंटरेक्शन को जितना मिनिमाइज करेंगे, क्योंकि देखिए, एक बंदा जब एक फैक्ट्री ओपन करता है तो बहुत से बीसियों इदारे हैं कि जो उसको अप्रोच कर रहे होते हैं। वो क्यों अप्रोच करते हैं? हमें इस प्रोसेस को डिजिटाइज करना है। तो शायद हमें सिर्फ टैक्सेशन को ना देखें, मेरे ख्याल से हमें इंटायर इकोनॉमिक प्रोसेसेस को डिजिटाइज करें कि जहाँ पे जितना ये डिजिटल प्रोसेस होगा, फिर शायद टैक्स थेफ्ट, फिर जो सर्टन बिजनेस के एलिमेंट्स हैं, किसी के पास वो चीटिंग की
गुंजाइश नहीं रहेगी। तो शायद चलें, अच्छी बात है, मे बी इससे आपको इम्पैक्ट मिले कुछ, क्योंकि एक इनसिक्योरिटी तो है, उस इनसिक्योरिटी को हमें ख़त्म करना है। लेकिन उसके साथ साथ हमें इकोनॉमी को डिजिटाइज करना है, इंटायर प्रोसेस को। वो इंटायर प्रोसेस क्या है कि आपका पॉइंट ऑफ सेल एस्टेब्लिश हो जाए। देखिए, जब पॉइंट ऑफ सेल एस्टेब्लिश होंगे तो हर बंदा अपना जो भी उसका टैक्स है, इनकम टैक्स है, जीएसटी है, वो सब का सब अपना पॉइंट ऑफ सेल से करेगा। इसी तरह अगर मैंने एक बैंक अकाउंट ओपन करना है, वो प्रोसेस इतना ईजी हो कि वो मेरे लिए इजी हो। अगर मैंने कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो मेरे लिए कैश वाली ट्रांजैक्शन एक्सपेंसिव हो, और जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है वो मेरे लिए इजी होनी चाहिए। ये वो मेजर्स हैं कि जिसकी तरफ हमें जाएंगे, ये इकोनॉमी फॉर्मल होगी, और जो इंटरेक्शन है बहुत सी जो स्टेट अथॉरिटीज़ का है वो आपकी बिजनेस कम्युनिटी के साथ काम होगा। और डॉक्टर साहब, जो हमारी एनर्जी टैरिफ की कॉस्ट है वो ज़ाहिर है कि एक चैलेंज बनी हुई है हमारी इंडस्ट्री के लिए भी, हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए भी। अब ये गैस के नए कनेक्शंस इस वक्त देना, इसकी अप्रूवल, इसकी मंजूरी, तो ये इस मौके पर जो कि हमारा बहुत ही एक चैलेंजिंग मोमेंट है, अभी आहिस्ता आहिस्ता हम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं अपनी इकॉनमी की, तो ये इस वक्त ये कदम उठाना कैसा है? इसके बेहतर असरात इस वक्त आप देख रहे हैं या फिर इसके कुछ मनफी पहलू भी सामने आ सकते हैं आगे चलकर? देखिए, अगर आप एनर्जी पॉलिसी को देखें तो उसमें कुछ अच्छे स्टेप्स भी हैं कि हम रियलाइज़ कर रहे हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स कम हैं, हम रियलाइज़ कर रहे हैं कि जो हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो कम हो रही है। और देखें, जॉब क्रिएशन हमारी इंडस्ट्री ने करनी है, और जॉब क्रिएशन होगी इंडस्ट्री में या एक्सपोर्ट होगी तो जो हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट के चैलेंजेस हैं, ट्रेड के डेफिसिट हैं, या हम हर 2 साल के बाद जो आईएमएफ के पास जाते हैं, डेफिनेटली ये कम होंगे। अब इसके लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कुछ अच्छे मेजर्स भी हैं। अगर आप देखें, जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि जी जो इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज़ हैं उनको ख़त्म करें, और स्पेशली जो आपके इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ हैं ऑन हाई स्लैब उसको मिनिमाइज़ किए जाए। दुनिया में होता है कि जहाँ पे देखें, अगर एक इंडस्ट्री ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही है तो उसके लिए हमें प्राइसेस को इंसेंटिव करना है, और इसलिए भी इंसेंटिव करना है कि हमारी इकोनॉमी में इस वक्त सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में पड़ी हुई है। और आपको पता है सोलराइजेशन से भी बहुत सी इलेक्ट्रिसिटी आई है, और हमारी कैपेसिटी इस वक्त आईपीपीज की वजह से, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट की वजह से 40,000 मेगावाट प्लस एग्जिस्ट कर रही है। तो इस सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी को हमें बेचना है। जहां तक आपका सवाल गैस वाला है, तो गैस की तरफ आए तो देखें, गैस तो हमारी शॉर्टेज है, ये तो बड़ी क्लियर डेट है। वज़ीर आज़म इस वक्त कतर के दौरे पर हैं, लेकिन पाकिस्तान में हम हालात देख रहे हैं कि सैलाब ने बेपनाह नुकसान पहुंचाया है, ख़ासतौर पर पंजाब को, और अब कुछ इत्तलात ये आ रही हैं और ये कुछ खदशात भी हैं कि सिंध भी अब इसकी लपेट में आ सकता है। पंजाब में अब तक जो ज़रई नुकसान हुआ है उसका जो इब्तदाई तखमीना आया है वो अरबों रुपए में और कई सैकड़ों अरब में अब तक वो सामने आ चुका है। $1.5 अरब से ज़ायद का नुकसान अभी तक इब्तदाई तखमीने के मुताबिक हो चुका है, और इसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वो चावल की फसल को हुआ, कपास की फसल को हुआ, आने वाले जो फलों और सब्जियों की फसलें थीं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। तो किसान इस वक्त बहुत ही बदहाल हैं। गंदम का जो एक पिछले 2 साल से हम देख रहे थे कि उसकी इमदादी कीमत बहुत कम मुकर्रर की जाती थी, हुकूमती सतह पर उसको नहीं ख़रीदा गया, जिसकी वजह से किसान बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हुए। अब इस बार क्या सूरत हाल होगी और किस तरह से अब ये रिकवरी मुमकिन हो सकेगी? वज़ीर आज़म ने ज़रई एमरजेंसी नाफिज करने का भी ऐलान किया है, मौसमियाती एमरजेंसी के नफाज का उनकी जानिब से ऐलान किया है कि तो इस एमरजेंसी का मतलब क्या होगा और किस तरह से अब हुकूमत कुछ रिलीफ दे सकती है किसानों को, और डिमांड किसानों की क्या है, इस पर हम बात करेंगे। खालिद महमूद खोकर साहब, प्रेसिडेंट है किसान इत्तेहाद के, हमारे साथ मौजूद हैं। तो खालिद साहब पहले तो ये बताइएगा, जो नुकसानात का तखमीना है वो अब कहाँ तक पहुँच चुका है? कौन कौन सी फसलें ऐसी हैं जिनको मुकम्मल तौर पर नुकसान हुआ है, कौन सी फसलें कोई निस्फ या कोई क्वार्टर तकरीबन तबाह हो गई है? ये नुकसान का तखमीना कहाँ तक जाएगा? जी बहुत शुक्रिया। क्योंकि तीनों दरिया बिखरे हुए हैं, सतलुज, रावी और चनाब, तो पंजाब के तकरीबन 26 अजला में उन्होंने नुकसान किया, 26 से 27 अजला में। तो इसमें सबसे मेजर फसल जो है वो चावल है, फिर कपास है, गन्ना है, मक्की की फसल है, तमाम चारा जात हैं जानवरों के लिए जो हम काश करते हैं, और सब्जियात हैं तमाम किस्म की, इनका नुकसान हुआ, और काफ़ी बड़े लेवल पे ये नुकसान हुआ है इस वक्त। और इस वक्त काश्तकार के लिए जो मसला है वो प्रॉब्लम यह है कि काश्तकार अगली फसल कैसे काश करे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसके लिए ये ज़रई एमरजेंसी का नफाज हुआ है। तो हम तो उसे ज़रई एमरजेंसी को इस वक्त मैं तो खुशाइन कह रहा हूँ कि अच्छी एग्रीकल्चर एमरजेंसी लग गई, और हुकूमत को ये एहसास हुआ कि फूड सिक्योरिटी नंबर 1 पे है, बॉर्डर सिक्योरिटी पूरी दुनिया में नंबर 2 पे है जी। अब देखते हैं कि आगे हुकूमत करती क्या है। पहली भी चीज़ तो ये है कि हम हुकूमत से गुजारिश कर रहे हैं कि इस वक्त सिर्फ अकेली हुकूमत नहीं बल्कि पूरे मुखय्यर हज़रात को भी साथ शामिल करें।
ताकि इन काश्तकारों की बहाली हो सके, क्योंकि अगली फसल काश्त करने के लिए ना उनके पास बीज है, ना खाद है, ना पेस्टिसाइड है, ना डीजल है, ना लेबर चार्जेस वो पे कर सकते हैं। तो इस वक्त हुकूमत को चाहिए कि उनको खाद भी दे, बीज भी दे, डीजल भी दे, पेस्टिसाइड भी दे, उनको लेबर चार्जेस भी पे करे, ताकि वो इस फूड सिक्योरिटी का हिस्सा बन सके, क्योंकि हमारी जो 25-26 करोड़ आवाम है उसके लिए ये मसला ना बने। आज आपके सामने के तमाम चीज़ों का रेट बढ़ रहे हैं, सप्लाई एंड डिमांड पे सारा कुछ चलता है। खालिद साहब, चूंकि लाखों की तादाद में किसान, तो ये इसके लिए कोई मैकेनिज्म तरतीब देना पड़ेगा। ये मुमकिन कैसे हो सकेगा इतने लाखों लोगों को फैसिलिटेट करना? इसके लिए क्या बेहतर तजावीज़ हो सकती हैं आपकी नज़र में? देखिए जी, पहली चीज़ तो ये है कि मैं एक चीज़ बार बार कह रहा हूँ कि ये अकेली हुकूमत का काम नहीं, पूरी कौम इसमें शामिल हो। पूरी कौम अगर साथ शामिल हो जाए तो कोई ये बड़ा काम नहीं है। देखिए ना, जहाँ पे इसके नुकसानात हैं तो बाद में हो सकता है कि इसके आपको को मफाद भी बहुत सारे, फ़ायदे भी बहुत सारे मिल जाएँ। इस सैलाब के पानी आया, नीचे वाला पानी ऊपर हो जाएगा, जहाँ पे सिल्ट आई है वहाँ पे भी ज़मीन ज़रखेज़ भी हो जाएगी। ये सारी चीज़ें इससे काफ़ी हद तक बेहतरी आ सकती है जी। तो अब देखें ना, हुकूमत की विल के ऊपर है कि हुकूमत क्या करने जा रही है। अब हुकूमत ने डिसाइड करना है कि उसने क्या करना है काश्तकार के साथ। अगर काश्तकार के साथ हुकूमत इस वक्त काश्तकार के साथ खड़ी हो जाए, पूरी कौम भी काश्तकार के साथ खड़ी हो जाए, कि इस वक्त इंतहाई ज़रूरी है कि वो काश्तकार का साथ दे। तो खालिद साहब, इसका तरीक़ाकार सादा और आसान क्या होगा? हुकूमत साथ देना चाहती है, लोग हुकूमत के साथ जुड़ना चाहते हैं, कुछ फलाई इदारे हुकूमत के साथ इसमें शामिल होना चाहते हैं, वो किस तरह हो, उसका तरीक़ाकार क्या हो, उनकी रीच, उनकी अप्रोच कैसी होगी? फलाई इदारे ये साथ शामिल होना चाहते हैं, उसका एक बड़ा आसान हल भी है कि फ़र्ज़ की तरह एक इदारा आता है, हमारे तकरीबन कोई 2,500 से 3,000 मवाज़ियात बनते हैं जो जिससे बुरी तरह जो मुतासर हुए हैं। तो उससे ये है कि एक एक मौज़ा भी लिया जा सकता है कि उस मौज़े को एक फलाई इदारा आए, उस मौज़े को संभाले, एक मुखर्रिर हज़रात आए, उस मौज़े को संभाले, कुछ एरिया को गवर्नमेंट संभाले। इस तरह की अगर तकसीम कर दी जाए, एक तो वो फ़र्ज़ किया जो मुखर्रिर हज़रात है, अगर वो खुद डायरेक्टली आकर खुद खर्च करेंगे, उनको एक बात पर यकीन होगा कि हमारा 1 रुपया भी कहीं ज़ाया नहीं हो रहा, कहीं गलत खर्च नहीं हो रहा, हम खुद खर्च कर रहे हैं। तो उससे ये बहुत बेहतरी आएगी। आप इंडिया में देख रहे हैं ना, इंडिया में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मवाज़ियात को उन्होंने अडॉप्ट किया है। तो ये भी किया जा सकता है, बड़ा इजी है कि उस एरिया में जो मकान गिरा है उसको मकान बना के दें, जिसके पास जिसकी चीज़ें जो ज़ाया हुई हैं उसको वो लेके दें, उसको खाद लेके दें, बीज लेके दें, पेस्टिसाइड लेके दें, डीजल लेके दें, ताकि वो अगली फसल काश्त कर सके। काश्तकार तो देखो ना, उसके हालात तो ये हैं कि इस वक्त वो 2 कपड़ों में बाहर आया है, बाकी तो हर चीज़ उसकी चली गई है, उसके पास तो इस वक्त कुछ भी नहीं है कि वो काश्त कर सके। तो अभी भी ऐसे लाखों लोग हैं जो कि मुख्तलिफ कैंप्स में इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उनके अपने इलाकों में तो बहुत से इलाके अभी भी ऐसे हैं जहाँ पानी जमा है। पहले तो ये जो रेस्क्यू वर्क है ये मुकम्मल हो जाए, ये पानी का अखराज पहले मुमकिन हो सके, फिर ये सारे स्टेप्स उठाए जा सकते हैं जिनकी तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं। देखें ना, पानी का अमल तो इंशाल्लाह अब जल्द मुकम्मल हो जाएगा। पानी का अमल मुकम्मल होने के बाद उसके बाद अगला काम तो यही है ना कि पानी जो ही खुश्क हो फौरी तौर पर वहाँ पे काम शुरू हो जाए, ताकि अगली फसल, हमारी मेजर फसल है गंदम वगैरह आने वाली है। गंदम है, तेलदार अजनास जितने भी हैं, कनोला वगैरह, सारे राया शाया तमाम ये फसलें काश्त हो सकती हैं। तो हमें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि अगली फसलें काश्त करवाएं, सब्जियात काश्त करवाएं, जानवरों के लिए बड़ी परेशानी है, चारा जात काश्त करवाएं इस वक्त। और खालिद साहब, जो जिन फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा वो अभी चावल, कपास या और दीगर और कौन सी फसलें हैं, और उससे हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको फिर किस हद तक नुकसान हो सकता है? ये आपके कॉटन और चावल मेन एक्सपोर्ट में जी इस वक्त, दोनों मेजर फसलें आपकी एक्सपोर्ट के लिए। और इनको किस हद तक नुकसान हुआ? चूंकि ज़ाहिर चावल की जो मेजर काश्त है वो पंजाब के कुछ ज़िलों में, भावलनगर, हाफिजाबाद, मंडी, पंजाब में तकरीबन कुछ 60 लाख एकड़ काश्त होता है, जिसमें 8-9 लाख एकड़ ज़ाया हो गया है। अच्छा, यानी को 12 से 15% की प्रोडक्शन लॉस हो सकता है। जी 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 बिल्कुल, थैंक यू। सही, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद महमूद, प्रेसिडेंट किसान इत्तेहाद, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। कराची शहर में एक दिन की बारिश से पाकिस्तान की मईशत को अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ जाता है। गुज़िश्ता महीने हमने देखा था 18 से 20 अगस्त तक जब बारिशों का स्पेल आया तो उसके नतीजे में जो एक नुकसान का तखमीना सामने आया था वो एक दिन में 50 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा था। बहुत से ऐसे ऑर्डर्स थे जो कि वक्त पर रवाना पोर्ट्स पर नहीं हो सके, चूँकि ट्रॉलर्स और कंटेनर्स पोर्ट्स पर नहीं पहुँच सके, फैक्ट्रीज़ ऑर्डर्स पूरे नहीं कर सकें, चूँकि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर इन बारिशों में तबाह हो जाता है। जो मामूलात
मुश्किलात ज़िंदगी में वो अपनी अपनी जगह पर स्टक हो जाते हैं, जो जहाँ मौजूद होता है वो वहीं पर कैद होकर रह जाता है। तो ऐसी सूरत में बड़ा माशी नुकसान पाकिस्तान की मईशत को उठाना पड़ता है। वो पिछला महीना गुजरा, एक बड़ा नुकसान पाकिस्तान की मईशत को हुआ, तो अब ये 2 रोज़ पहले जो बारिश हुई उसमें फिर वही हालात और वही मनाजिर हमें एक बार फिर देखने को मिले। और जो इब्तदाई नुकसान का तखमीना अभी जाहिर किया जा रहा है परसों की बारिश के बाद, वो कोई 20 से 25 अरब रुपए का है। अब इसमें जो कारोबारी बिरादरी को, जो बिज़नेस कम्युनिटी को जो नुकसान होता है वो कैसे पूरा हो सकता है, जो ओवरऑल मईशत को नुकसान पहुँचता है, जो बिज़नेस रेवेन्यू है वो कम होता है, तो टैक्स कलेक्शन में भी कमी आ जाती है। तो ये ओवरऑल जो मुश्किलात हैं ख़ास तौर पर शहर कराची को, उस पर हम बात करेंगे। जावेद बुलवानी साहब हैं, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब हमने देखा अभी अगस्त में बारिश हुई, अरबों रुपए का नुकसान पाकिस्तान की मईशत को हुआ। अब सितंबर में बारिश हुई, फिर वही एपिसोड रिपीट हुई। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? इस नुकसान को कैसे ओवरकम किया जा सकेगा? भाई, जब तक आवाम सड़कों पे नहीं निकलेगी ये चीजें चलती रहेंगी, क्योंकि देखें गवर्नमेंट तो फेलियर है। आप मुझे बताएं, सालों साल से सैलाब आ रहे हैं पाकिस्तान में, डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? वो आपको कुछ नजर आया है? आप मीडिया के लोग हैं, आपको कोई चीज नजर आई है कि डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट या उनकी मिनिस्ट्री जो फेडरल है या प्रोविंशियल है, उन्होंने कोई चीज बताई है कि हमने देखो इस साल ये तैयारी की है तो इस साल नुकसान कम होगा? या हमारे मेयर कराची ने बताया है कि हमने ये तैयारी की तो अब नुकसान कम होगा? या अब कराची में कहीं रोडें बंद नहीं होंगी या ट्रांसपोर्ट बंद नहीं होगी? ये तो इनको हर साल बताना चाहिए कि साहब हमने ये तैयारियां की हैं, ये काम किया है मॉनसून से पहले। आप मुझे बताएं, अरबों रुपए कराची से टैक्स जाता है सिंध गवर्नमेंट को और अरबों रुपए जाता है फेडरल गवर्नमेंट। आप मुझे बताएं, मुल्क का आधा मुल्क ये 54% एक्सपोर्ट ये करता है, 67% टैक्स देता है डायरेक्ट टैक्स एक्सचेकर के अंदर। आप मुझे बताएं 50% से बड़ा आधा 50% से ज्यादा मुल्क है इकोनॉमी के हिसाब से। और आपके पास ना कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, लोग बसों की छतों पे चढ़ के आते हैं लेबर बेचारे, ना सर्कुलर ट्रेन है, ना कोई ट्यूब का निजाम है। आप मुझे बताएं, जो शहर टैक्स नहीं देते वहाँ ट्यूब का निजाम हो गया है, वहाँ सर्कुलर ट्रेन चल गई है। मगर कराची के साथ क्या होता है? और तो कोई कराची को ऑन नहीं करता। जावेद साहब, ये पिछले 3 दिन में जो नुकसान का तखमीना है वो अभी कोई फिगर आप तक पहुंचा है? मजमूई तौर पर इंडस्ट्री को, हमारी बिजनेस कम्युनिटी, ये तो ऐसी बात है कि कहीं पे एक धमाका हुआ है और आप उसको पूछते हो कि कितने लोग मर गए हैं, वो तो जब सारा मामला समेटा जाता है जब पता चलता है एक्चुअल के कितने लोग मरे। तो यहाँ पे भी अभी नुकसान का जो है ना, ये अरबों रुपए आप जो कह रहे हो, शायद इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ होगा। ये तो ऐसे ऐसे पता चलेगा। लोगों के वेयर हाउस में माल खराब हो गए, लोगों के एक्सपोर्ट के कंसाइनमेंट रुक गए, बाई एयर शिपमेंट हो गई, लोगों के ऑर्डर्स कैंसिल हो गए, 50-60% फैक्ट्रियां बंद थी। और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट तो एक आदमी भी नहीं था। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सिंध सेक्रेटरीट में यहाँ वहाँ आप जाएं तो एक आदमी भी, चौकीदार भी नहीं था। तो आप मुझे बताएं कि जो टैक्स देने वाले लोग हैं और जो टैक्स के पैसों से जिनको तनख्वाह मिलती है, वो देने वाले जो है अपने काम पे पहुंचे हैं। आप भी अपने काम पे पहुंचे होंगे, समझे? और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जो टैक्स के पैसों से जिनको तनख्वाह मिलती है वो अपने डिपार्टमेंट में। सही चला। अब ये मुश्किल वक्त आपने और हमने मिलकर तो ये काट लिया, लेकिन अब कंपनसेशन स्टेप्स हुकूमत के क्या हो सकते हैं? हमने देखा पिछली 2 मॉनेटरी पॉलिसीज में कोई कमी नहीं की गई। देखो, हुकूमत अगर करती होती तो आज ये मुश्किल वक्त आता ही। आप मेरी बात समझे? हुकूमत तो सीरियस ही नहीं, हुकूमत तो सिर्फ फोटो सेशन में लगी हुई है। आप देखे, हब कैनाल नहीं बनी, 12 अरब रुपए की, वो टूट गई। आप देखे, शाहराह भुट्टो नहीं बनी, वो टूट गई। आप जाएं, जिना हॉस्पिटल में 2-2 फुट पानी है और मरीज जो है गटर के पानी में लेटे हुए। ये दुनिया में कहाँ होता है? बिल्कुल सही। अगर पूरा साल बारिश हो, जावेद साहब, अब अगर आने वाले दिनों में बिजनेस एक्टिविटी को बढ़ाना है तो बिजनेस कम्युनिटी को रिलीफ के लिए, उनकी थोड़ी हौसला अफजाई के लिए अब गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले सकती है? जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो अनाउंस होने वाली है। भाई, ये गवर्नमेंट तो नेगेटिव ग्रोथ कर रही है। अगर इनकी कैपेसिटी होती तो आज हम तारीफ कर रहे होते। लेकिन जावेद साहब, 22% से 11% पर इंटरेस्ट रेट यही लेकर आए ना, हाफ इन्होंने इसको किया, तो अभी ये इसमें मजीद कमी का इंटरेस्ट रेट आज भी पूरे रीजन में, पूरी रीजन में ज्यादा है और दुनिया में जो हमारे इतने कम्पिटिटिव कंट्रीज है उनसे ज्यादा है। और महंगाई आज भी कंटिन्यू है, कोई नेगेटिव महंगाई थोड़ी है, इन्फ्लेशन नेगेटिव तो नहीं हुई, आज भी महंगाई बढ़ रही है। अगर आज
की महंगाई पहले 40% बढ़ गई या 35% बढ़ गई, आज भी हर रोज बढ़ रही है। वो 35 को नेगेटिव करते तो हम बोलते हाँ इन्होंने कोई काम किया और इन्होंने रिवर्स पे चले गए, अब महंगाई खत्म हो रही। आज मुझे बताए महंगाई तो और बढ़ गई, अभी तो सारा एग्रीकल्चर सैलाब में डूब गया। तो आप क्या समझते हो गरीब आदमी सब्जी कहाँ से खाएगा? सही, तो अब क्या करें? एनर्जी कॉस्ट को कम करें, इंटरेस्ट रेट को कम करें, इस महंगाई के नंबर को कंट्रोल करने की कोशिश करें, ये किस तरह से ये सब मुमकिन हो सकेगा? सबसे पहले तो अपनी नीयत सही करें और जो ये हेल्प उठाते हैं उस हिसाब से काम करें। आप मुझे बताएं अगर इन्होंने सही काम किया होता तो क्या एग्रीकल्चर सारी तबाह होती? इन्होंने सही काम किया होता तो सैलाब आते? डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने क्या है उसकी प्रोग्रेस है, क्या रिपोर्ट, क्या इन्होंने काम किया है? कोई काम नजर आता है? आप मुझे बताएं कराची के अंदर अप्रैल के महीने में मेयर कराची को, चीफ सेक्रेटरी को और सीएम को सबको लेटर लिखे थे कि भाई मॉनसून का टाइम आने वाला है, आप मेन जो आपके अंडर में नाले हैं जो 40 या 60 नाले उनको आप साफ कर दें ताकि शहर में नुकसान ना हो। वो नाले साफ नहीं किए इन्होंने। सही, लेकिन अब ये आप क्या बात, अब तो ये ज़ाहिर नुकसान उनकी गफलत से हुआ या वो उनकी इनकॉम्पिटेंस से हुआ, नुकसान तो हो चुका। अब इस नुकसान को ओवरकम करने मामला सही नहीं होगा। अवाम को सड़कों पे निकलना पड़ेगा और शोर मचाना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, हुकूमत की हो चाहे कोई भी हो डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट है उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उसका दिखाया जाए कि इसने क्या क्या काम किया। हर महीने रिपोर्ट आनी चाहिए अखबार में, क्योंकि वो पब्लिक के नुमाइंदे, अगर पब्लिक के एम्प्लॉय, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो है पब्लिक एम्प्लॉय होते हैं, जब तक ये रिपोर्ट्स नहीं दें टीवी में, अखबारों में रिपोर्ट आए कि हमने आज ये काम किया और वारंटी होती है। कोई ये इन्होंने चाराय भुट्टो बनाई है, आप एक सड़क बनाते हैं उसकी 20 साल की उसकी वारंटी होती है। बिल्कुल। और आप मुझे बताएं इन्होंने वो कैनाल बनाई, हब कैनाल, उसके कितने साल की वारंटी थी? चाराय भुट्टो की कितने? तो जाहिर साहब जो बिजनेस कम्युनिटी है अभी उसमें कितनी इस पूरी सूरत-ए-हाल को लेकर तशवीश है? FPCCI है, KCCI है, दीगर ट्रेड बॉडीज हैं, अब हुकूमत से या इन ऑफिशियल से अब आप लोग राब्ते में हैं, अब आगे ये लोग किस तरह से इस नुकसान को ओवरकम करेंगे? नहीं, ये मेजॉरिटी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग झूठ बोलते हैं और ये जितने लोग हैं इनसे हम जब भी बात करते हैं बोला हाँ ये हो रहा है, मगर होता तो नहीं है काम। आप मुझे बताएं, अब हब कैनाल बनी है, आज तक एक कतरा पानी नहीं आया कराची में अभी तक, और टूट भी गई। और बोल रहे पानी चालू हो गया, पानी तो नजर आए कहाँ चालू हुआ है। तो अब ये ट्रेड बॉडीज जो हैं ये बिजनेस कम्युनिटी को रिलीफ के लिए, सपोर्ट के लिए क्या कर रही हैं? कुछ सस्ते लोन्स दिलवाए जाएं जो कम इंटरेस्ट रेट पर हों, कुछ ऐसी आसानियां पैदा की जाएं कि बिजनेस एक्टिविटी जनरेट हो सके। मेरी बात सुने, जितना भी जो फंड है फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, वो बिजनेस कम्युनिटी का ही पैसा है, टैक्स पेयर का ही पैसा है, वो उनके जेब का पैसा नहीं है, समझे? और वो हमारे तो बिजनेस कम्युनिटी तो बहुत उदास है कि हमारे पैसे को मिसयूज किया जा रहा है, जाया हो रहा है। जो थोड़ी सी बारिशों में टूट टाट जाए सड़कें, थोड़ी सी बारिशों में कैनाल टूट जाए, थोड़ी सी बारिशों के अंदर शाहराएं टूट जाए, ये कैसे हो? ये हराम का पैसा तो नहीं है, टैक्स पेयर का मेहनत का पैसा होता है जो इस गवर्नमेंट को टैक्स देती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद बलवानी साहब सदर KCCI हमारे साथ मौजूद थे। सुनी ज़ाहिर गम, गुस्सा और जज्बात की एक कैफियत है जो उन्होंने जिसका इजहार किया। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।